बड़ा चेंज देखते हैं आप तब से लेकर अब तक में? इतना बिखरा हुआ था, इसको सिमटते हुए देखा है। आप कैसे इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को? तुम आओ 11 बजे और सोचो तुम्हारा स्टाफ आए 9:30 बजे, कतई नहीं होगा। फर्स्ट वॉक द टॉक। It is said a strong woman knows her worth. She never settles for less. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोनाली। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीनू सहगल। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। आप बताइए, दिन कैसा रहा आज? तो पहले दिन तो बहुत बढ़िया रहा सोनाली, हर शेड से भरा हुआ था, पर ओवरऑल देखो जाए तो बढ़िया था। बढ़िया था। मतलब क्या क्या किया सुबह से लेके अभी तक? आपने क्या कुछ किया है? कैसा रहा रूटीन? हेडक्वार्टर्स, रूटीन वर्क, देन आई वेंट टू माई आर्किटेक्ट और कुछ पर्सनल काम भी थे। उसका करते हुए अब मैं अपने सैटेलाइट ऑफिस पे आई हूँ। इट्स बिन 40 years मैम आप काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? मतलब व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग? नाली, इसके लिए ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक हर इंसान के अंदर ना ये काम एक ज़रूरत है ऑक्सीजन की तरह। राइट। अगर काम नहीं हो तो पर्पसलेस लाइफ कोई ज़्यादा एक्साइट नहीं करती मुझे। अक्सर मैं काम इसीलिए करती हूँ कि आई वॉन्ट टू अटैच पर्पस टू माई लाइफ। सो इफ माई लाइफ इज़ नॉट पर्पसफुल, आई एम नॉट अलाइव। रियल एस्टेट में मैम कैसे आए आप? इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही थी और कॉलेज में से निकले थे तब मैंने एक्चुअली एमबीए बहुत लेट करा। अच्छा। वर्क एक्सपीरियंस के बाद करा और तब ये था कि रिटेल इज़ गेटिंग इनटू ऑर्गेनाइज स्पेस एंड वन शुड लुक इनटू इट। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा आगमन इधर हुआ क्योंकि दिस वाज द ग्रोइंग इंडस्ट्री। मुझे एक्चुअली पता नहीं होता था कि ब्रांड्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है और स्क्वायर मीटर्स को स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर मैं कूद गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब बढ़ रहे हैं, जहाँ ग्रोथ है, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूँगी। राइट। दैट वाज द रीज़न। रियल एस्टेट में मैम कहते हैं ये मेंस वर्ल्ड है। हैव यू एवर फेल्ट शुरुआत वेलकमिंग रहा आपके लिए? ये तो मूंछों की दुनिया है। पहला ही सामना हुआ था कि जहाँ मुझे इंडस्ट्री ने बता दिया कि तुम जहाँ आई हो वहाँ मुझे तो उगानी ही पड़ेगी, ताव कैसे दोगी। अच्छा। मैंने बिजनेस हेड का पद संभाला था। ये 2008 की बात कर रही हूँ और फर्स्ट डे एट वर्क था। तो कॉन्फ्रेंस रूम में मैं अपनी टीम से मिलने गई। 4 प्रॉपर्टीज़ एक साथ आई थी मेरे अंदर। अच्छा। तो सबके जीएम्स और उनके ऑपरेशन हेड्स और उनके मार्केटिंग हेड्स और पूरी टीम दोनों तरफ टेबल के बैठी थी और मैं बैठी थी। इधर भी मुझे और उधर भी मुझे और मैं यहाँ पर बैठी और फिर सिंगल मैंने लेडी? हाँ, सिंगल लेडी। और मैंने एड्रेस करा सबको, ट्राई टू मोटिवेट, आई ट्राई टू पुट माई विजन इन टू प्लेस एंड आई वॉज लिसनिंग टू देम, ट्राइंग टू फाइंड अ कनेक्ट विद देम एंड आई थॉट आई वॉज वेरी सक्सेसफुल. I came back relaxed in my office and suddenly there is a knock on my door. अच्छा। तो मैंने एक श्रीमान अंदर आए और मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया, ये कौन थे? अभी तो मिली थी, कौन थे? तो याद आया, ये तो कर्नल साहब हैं। अच्छा। हमारे सिक्योरिटी के हेड। तो हमने कहा कि आइए कर्नल साहब। तो उन्होंने एक पर्चा निकाला जेब से और मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं कि पढ़ लीजिए और ना एक गोल सी कंघी निकाली और कंघी करने लगे बालों को 2 उंगल घुसा के। तो आई फाउंड दैट बिहेवियर वेरी डिफाइंड एंड मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने पढ़ा तो देखा रेजिग्नेशन था। तो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा कि अभी चेंज ऑफ सिक्योरिटी तो ठीक नहीं है। मैंने कहा अरे आप ऐसा इमीडिएट इफेक्ट ये कैसे कर सकते हैं? आप क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? कोई दिमाग में आता कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आप रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा मौका तो दीजिए। तो थोड़ा कोक्स करा, थोड़ा लाया फुसलाया। तो उन्होंने कहा मैम सीधी सी बात है, आई डोंट वांट टू रिपोर्ट टू अ वुमन। यू नो, 1 मिनट के लिए मैं सन रह गई कि ये तो कुर्सी थी, इसमें जेंडर कहाँ से आ गया? तो पर मैंने सोचा कि
क्या इनको समझाना है। फिर मैंने कहा ठीक है, देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन बिकॉज आई एम हियर टू स्टे, देन समबडी विल हैव टू गो। आफ्टर दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आज भी कभी ऐसा फेस करना पड़ता है? नॉट दिस टाइप बट हाँ, नेग्लिजेंस काइंड ऑफ कि वुमेन है? नहीं, अब नहीं। मे बी क्योंकि मैंने चश्मा बदल लिया है। मैंने अपने आजू बाजू बहुत सारी विमेन पॉइंट करनी शुरू करी। राइट। तो इससे क्या हुआ कि यू नो वो फिनिश आती है और इंटरेक्शन बढ़ता है। तो अब तो मेरे ख्याल से 25% वेमेन प्रॉपर्टीज में काम कर रही हैं, मे बी 30। इसके लिए हमको खुद जो वेमेन अच्छी पोजीशन पे हैं तो उनको ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को भी मौका दें। और इससे इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छी होती है, एक्सपोजर अच्छा होता है, क्योंकि इंसान काम करता है, जेंडर काम नहीं करता। तो रियल स्टेट की बात हो गई मैम, ये तो आपकी शुरुआत वैसे रियल स्टेट से नहीं हुई थी जितना मुझे पता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो 40 साल का एक्सपीरियंस है और ऑल्दो रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो हमेशा से ही रही है, पर जो इंडस्ट्री बनी है ना वो ऑफ लेट ही आई है ऑर्गेनाइज्ड वे में। करेक्ट। पहले फ्लैटों में कहाँ लोग रहते थे, घर बनाते थे खुद ही, कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ ऑर्गेनाइज थे, कोई एक बड़ा बिल्डर नहीं होता था। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब से बनी है कदम तब से मेरे उस पर पड़े, पर उसके पहले तो जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही नहीं थी तो उस पर रहना तो उचित नहीं था। सो हाउ यू चूज कि मतलब रियल एस्टेट को चुना क्यों आपने? लेकिन रियल एस्टेट को चुना नहीं, रियल एस्टेट ने मुझे चुना। अच्छा। तो शुरुआत ये हुई कि जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी और घर जाके मैंने ये कहा कि चलो दिल्ली घूम ली, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती थी तब, और दिल्ली हमारे सारे रिश्तेदार दिल्ली में थे। तो मैंने कहा, कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं आई और मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि चलो किसी के खर्चे पे दिल्ली घूम आई हूँ, शायद सिलेक्शन नहीं होगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो आई वाज टेकन हियर। एंड व्हेन यू आर थ्रोन इन द इंडस्ट्री you automatically run the ropes because survival is an issue. हर इंडस्ट्री में जब आपको सरवाइव करना है ना तो आप अपने आप उसके दांव पे जान जाते हैं। मेरे को 3 महीने थे ज्वाइन करने में, उस 3 महीने में शायद ही कोई ऐसा पन्ना होगा जहाँ रियल एस्टेट रिटेल शब्द कहीं लिखा होगा और मैंने ना पढ़ा होगा। मैंने इतनी सारी रिसर्च कर डाली और 1 महीने पहले ही दिल्ली आ गई और कैमरा लेकर जाती थी आयुष तुम्हारी तरह, और फ़ोटो खींच के लेकर आती थी और कहती थी ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा कैसे है, और करते करते यू नो यू सेल्फ टीच समटाइम्स। सो दैट वाज द वे आई लर्न। कभी फेलियर से डर लगा मैम कि ना? नहीं। आई थिंक इंसान को फेलियर्स नहीं मिले तो वो, आई थिंक आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। स्मूथ सीज विल नेवर मेक अ कॉम्पिटेंट सेलर। अगर एक अच्छा समुद्र, शांत समुद्र में आप चल रहे हैं तो आप कॉम्पिटेंट सेलर कभी बनेंगे ही नहीं। सो फेलियर टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स। उल्टा अगर आपके पास फेलियर्स नहीं होंगे तो आप घमंडी बन जाएंगे, ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, आपके पास वो शक्ति नहीं आएगी कि जब एम्पथाइज करने की कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो कैसे चढ़ोगे आगे। तकरीबन मैम आपको 20 साल हो गए रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में? जी, लिटिल मोर देन दैट। मोर देन दैट। इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया होगा, क्या सबसे बड़ा चेंज देखते हैं आप तब से लेकर अब तक में? आई थिंक हमारी जनरेशन ने सब तरफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। टेक्निकल, सोशल। हम अब जब कहते हैं कि रियल एस्टेट में क्या चेंज आया या रिटेल इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, मैंने इस दुनिया को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होते हुए देखा है। इतना बिखरा हुआ था, इसको सिमटते हुए देखा है। हम जब कोई कहीं कुछ नहीं बन पाता था, पान का ठेला भी नहीं लगा पाता था, तो वो ब्रोकर बनता था। राइट। बोलते थे अच्छा ठीक है तू प्रॉपर्टी बेच के कुछ कर ले, रिश्तेदारों को बेच के कुछ कमा ले। और वहीं करते करते कॉलेजों में रियल एस्टेट पढ़ाया जाने लगा, कॉलेजों में रिटेल पढ़ाया जाने लगा। इस ग्रोथ ने ना उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। नागपुर के संतरे, इलाहाबाद के अमरूद अब सब जगह है। हाँ, सही बात है।
अब सब जगह, अब हमें ऐसा नहीं, कांजीवरम की साड़ी हमारे को दिल्ली में मिलती है, तो वो सब डिस्टेंसेस को मैंने सिकुड़ते हुए देखा है। मैंने एक छोटी सी टेलर शॉप को 40 दुकानों में तब्दील होते हुए देखा है। एक छोटी सी डोसे की दुकान को चेन ऑफ डोसा बनते हुए देखा है। तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब हम ऑर्गेनाइज्ड हो गए और हमने रेप्लिकेट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ की क्या खूबी होती है, वो मशीन बन जाते हैं, कुकी कट करते हैं, ऐसा 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 हर जगह ठप्पे लगाते हैं। अच्छा, एक एंकर हो गया, एक थोड़े से वनीला स्टोर्स हो गए, एक वुमेन स्टोर्स हो गए, कॉस्मेटिक्स की दुकान हो गई, सिनेमा हो गया। तो वैसे कुकी कटिंग जब होने लगी तो एक के 1000 क्लोन्स बनने लग गए, और इस तरह से ना ऐसे एवोल्यूशन हो गई कि हमको पता ही नहीं चला कि हम इतने बड़े कब हो गए, पता ही नहीं चला। मतलब आश्चर्य होता है मुझे अभी भी कि जब मेरी मम्मी किसी चीज़ को बहुत स्पेशल बोलती थी और वो मेरे लिए रेडिली अवेलेबल हो जाती है। करेक्ट। तो वो सब चीज़ों को करते करते देखते देखते अब तो द्वार पे कॉफ़ी आने लग गई, जोमेटो, स्विगी। अच्छा, क्या चाहिए, पहले किसी को घर में कोई आ गया तो हम इधर उधर बगले झाँकते थे, आलू है कि नहीं, पकौड़े बना ले। क्या बना सकते हैं। हाँ, अब तो जोमेटो में क्या खाओगे भैया, बोलो अच्छा और आएगा। हाँ, बोलो और आएगा। चैलेंजेस को किस तरह से देखती हैं मैम? लाइफ में इतना टाइम हो गया, 25 साल इसमें हो गए, 40 साल का टोटल एक्सपीरियंस, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौर में पूरे? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, क्योंकि चैलेंजेस सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं होते। हमारे चैलेंजेस कुछ पर्सनल फ्रंट पे होते हैं और कुछ प्रोफेशनल फ्रंट पे होते हैं और कुछ तुम्हारे अंदर ही होते हैं, जिसको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हो, पर वो चैलेंज होता है जो कि हिंड्रेंस होती है, जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। हाँ, हमारा जो सोशल ताना बुना है ना, ताना बाना है, उसमें अब हम वुमेन को तो काम करते देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है, पर कहीं कहीं बार घर के मर्द, मेरे साथ पर्टिकुलरली नहीं हुआ इतना, पर घर के मर्द औरतों को अपने से ऊपर देखने में एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। करेक्ट। एक मूवी आई थी अभिमान, हाँ। तो उसमें उस मर्द का दोष नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोग्रामेबल मशीन्स, दे हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दैट यू आर द बॉस। हिंदी में बोलते स्वामी, ऑटोमेटिक। अच्छा, ये मेरी परमिशन दासी। देने का। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब तुम्हारी आत्मनिर्भरता आती है तो परमिशन बाहर चली जाती है, तुम खुद डिसीजंस लेने लग जाते हो, तो कई बार गवारा नहीं होता, तो चैलेंजेस आते हैं, तो उनको आप प्रेम से, प्यार से टैकल करते हैं। सोशल ताना बाना ऐसा होता है कि जिसने पैदा किया वही पालता है, तभी मदर टंग होती है ना, मातृभाषा, क्योंकि उसी भाषा में इंसान सुनता है। जबान भी ना कानों की गुलाम होती है, जो सुनती है वही बोलती है। तो इसी कारण माँ बच्चा पालती है, माँ की भाषा बोलते हैं। अब माँ ही नहीं रही, माँ तो ऑफिस चली जाती है, तो बच्चा तो फिर किसकी भाषा बोलेगा, नौकरानी की भाषा। आपने बच्चा तो उसको सौंप दिया। तो ये वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो इसको कैसे डील करे, उसको कैसे करे कि वो मेरी भाषा सुने, मेरा कहा, मैं जैसा बनाना चाहती हूँ। मन में तो बहुत है कि वो ऐसा करे, पर टाइम किधर है, 24 ही घंटे देकर भेजा है इंसान के पास, है ही नहीं। और जब वो होता है तब हमें अपने ना परिवार की याद आती है। न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं हो पाती, तब हम मम्मा। तो मैंने उसको ऐसे चैलेंज करा, को टैकल करा, मैं बच्चे माँ के पास छोड़ दी थी, माँ को हेल्प देती थी कि बच्चों की देख रेख में उनको परेशानी ना हो, पर बच्चे तो नानी की ही या दादी की ही भाषा सुनेंगे। सो उसमें मेरा कल्चर संभल जाता है और परिवार भी सबके साथ रहता है। तो ये एक चैलेंज होता है। एक अगर आप बहुत महत्वाकांक्षी वुमन है, वैसे महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है हर इंसान के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसे बूस्टर डोजेस देते हैं, तो एक महत्वाकांक्षा का
इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है अच्छा बनने की, आगे बढ़ने की और जिंदा रहने की। एक आदमी जो कि संतुष्ट हो गया और उसका ग्राफ ऐसा चला गया तो वो समझ लो मर गया। राइट। तो हम कहते हैं कि वो साधु है, उसने त्याग किया, तो पर वो फिर भी चाह रहा है भगवान को, तो वो भी महत्वाकांक्षी है। सो ये एक चैलेंज पे वापस आते हो। अब ऑफिस में चैलेंज, ऑफिस में क्या चैलेंजेस होते हैं कि जब तुम एक तो तुम वुमन हो और तुम रियल एस्टेट में हो, जो कि तुम्हारे लिए डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ है। अब तुम्हारी साइट है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर वीराने में, जहाँ टॉयलेट्स ही नहीं है, और तुमने जाने से पहले पी लिए ब्लैक कॉफ़ी। बिगेस्ट चैलेंज। सो ये सब चैलेंजेस एड्रेस करने से पहले मैं अब क्या करती हूँ, जब मैंने यहाँ स्प्लेंडर ज्वाइन करा, इनकी एक साइट पे नहीं था, मैंने सबसे पहले टॉयलेट बनवाया, ताकि ये हम जो है केयर फ्री होकर काम कर सकें, जेंडर न्यूट्रल हो जाए। जेंडर के हम ऐसा ना हो सके कि हम एक कॉम्पिटेंट लड़की को इसलिए नहीं कर पा रहे कि वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। सो कॉम्पिटेंस शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। राइट। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एक आदमी के लिए अलग चैलेंज होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स उसके लिए भी वैसे ही है, बॉस के तेवर उसके लिए भी वैसे ही हैं, अंडरपेड आदमी भी होता है, औरत भी होती है, पर लेडीज एज अ लेडी इन रियल एस्टेट ये छोटे छोटे चैलेंजेस बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। करेक्ट। कई डीलें शाम को होती हैं सेल में, Right. जो कि बियर का ग्लास पीकर कंधे पे हाथ रख कर क्लोज होती हैं, वहाँ आप छूट जाती है। कैसे डील करती हैं जब इस तरह की कोई डील होनी होती है और शाम की है, यू हैव टू गो? ऐसी होती ही नहीं है, क्योंकि मैं डील अपने टेबल पे ख़त्म कर देती हूँ और फिर उसको अपने नीचे किसी के साथ बियर पिलाने बेच देती हूँ। नाइस। अंदर के चैलेंजेस क्या होते हैं? अगेन योर प्रोग्रामेबल मशीन। आपको तो पहले से बता दिया गया है कि आप तो वुमन हो, आप तो ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप रात में बाहर नहीं जा सकते, आप रात में जाएंगी। आप बिलीव करेंगी कि मैं एक कंपनी हेड करती थी, उसके 85 सैटेलाइट ऑफिसेस थे, एंड मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिया था, सुबह जाऊंगी और रात को वापस आऊंगी, मैं ओवरनाइट स्टे नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं कभी मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि अकेले होटल में नहीं रहना है। सुबह 3 बजे उठती थी, फ्लाइट ली, वहाँ पहुँची, मीटिंग्स अटेंड करी, रिव्यू लिया, शाम को फिर 8 बजे की लास्ट फ्लाइट हमेशा डिलेड हो जाती है, क्योंकि वो फ्लाइट आगे पीछे चलती है। जैसे बैंगलोर गई फिर वापस आई, और वो 8 बजे की फ्लाइट 10 बजे ही निकलती है। फिर 12 बजे बॉम्बे पहुंची, 1 बजे घर पहुंची, और फिर दूसरे दिन ऑफिस। पर धीरे धीरे उसको मैंने तोड़ा, अपने अंदर से उस चीज़ को, भावना को निकाला, क्या है। और फिर मेरा एक डायलॉग होता था घर पे, होटल में सबसे अच्छी नींद आती है। तो फिर उधर से एक और मिथ, बड़ी सारी मिथ्याएं तुम्हारे अंदर होती है जो तुम्हें पता ही नहीं होता। और मैं ये सोचती थी, मैं ऐसा इंस्ट्रक्शन देती क्यों थी? किसी ने तो मुझे बोला नहीं, कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया क्यों? आज तक नहीं समझ पाई। हाँ, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर आती हैं, और आपको ऐसे ना मकड़ी के जाल की तरह आपके चारों तरफ रहती हैं, और आप उसी जाल में घूमते रहते हैं। एक दिन उसको तोड़ो, बाहर निकलो, तो मकड़ी से तुम तितली बन जाओगे। ये मैम ग्लास सीलिंग ये तोड़ने में आपको वक्त लगा? थोड़ा, और शायद अभी भी कई चीज़ों में होगा, मे बी। हाँ, जो कि मुझे पता ही नहीं है। हाँ, राइट। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू रियलाइज। मैंने MBA HR में करा था, तो हमारा एक अंग्रेज़ हमने रखा, एंड आई वॉज हेड ऑफ HR, एंड उसको हमने अमेरिकन था। सो ही पॉइंटेड आउट, सेड, भीनू, why are you in HR? You should be managing, you should be the manager, you should be managing, you are so good in this, you are so good in that.
I said, no, 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 I'm a people's person, you know, I'm a people's person, and it's good for women, they should only be nature. And then he broke that myth. And I went and I did my MBA in marketing and I 1 year MBA करा, and मेरे को लगा हाँ यार ये तो ठीक है. करेक्ट. सो समटाइम्स कोई बाहर वाला तोड़ता है, कभी कभी तुम खुद तोड़ती हो, पर ये आई थिंक आई एम अ वुमन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ वुमन, बट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती. अंदर के चैलेंजेस वो सभी के साथ होते होंगे. कई बार मैम ऐसा भी होता है जैसे रियल एस्टेट में, जैसे हम लोग को लगता है इट्स अ मेंस वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है. बट कहीं ना कहीं हमारे घर में, ये विचारों में हमारे अंदर डाल दिया गया है कि ये मेंस वर्ल्ड है, नॉट फॉर वुमेन्स. तुम कुछ और करो, नॉट रियल एस्टेट मार्केटिंग में हो, रियल एस्टेट मार्केटिंग नहीं, कोई और मार्केटिंग कर लो, बट रियल एस्टेट नहीं. आई क्वाइट अग्री विद यू. अब जब मैं 2 लड़कियों की माँ बनी हूँ तो मे बी प्रोटेक्शन एक चीज़ होती होगी जिसमें, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ज़मीनों को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं. सारी लड़ाइयों का जड़ ज़मीन है. राइट. हाँ, तो इसलिए मे बी हमें वीकर जेंडर माना गया. उस वीकर पे घर के मर्द ये चाहते होंगे कुछ हो जाए कि ये प्रोटेक्टेड रहे. रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा इंसान कहाँ लगाता है बताओ? जितनी भी कमाई होती है घर बनाने में. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब घर बनाता है ना तो वो अपनी जिंदगी की कमाई लगा देता है. तो जहाँ अर्थ जुड़ता है वहाँ मर्द आता है. कोई भी काम में देखो, अर्थ जुड़ा और मर्द आया. खाना पक रहा है किचन में, रसोई में मर्द नहीं आएगा. खाना पक रहा है होटल में, सारे मर्द वहाँ आएंगे. सिलाई हो रही है घर पे तो औरतें मशीनें चलाएंगे, चक 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 चक. सिलाई हो रही है कहीं बाहर, प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स, सारे दर्जी जो दिखेंगे मर्द दिखेंगे. तो अर्थ और मर्द जुड़े हुए हैं. सो सबसे ज़्यादा अर्थ कहाँ जुड़ा है? सबसे ज़्यादा अर्थ रियल एस्टेट में जुड़ा है. इससे बड़ा अर्थ कहीं नहीं जुड़ा है. तो वो फिर वहाँ पर कैसे औरत को घुसाता? इसमें कोई दिमाग नहीं है. दिमाग तो सबके पास, मर्द औरत सबके पास सेम ही है. राइट. सो जो डील वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ ताकत की ज़रूरत नहीं है. मैम ये जो शिफ्ट देखने को मिला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग का, इसको आप किस तरह से देखती हैं और आप क्या स्पेसिफिकली प्रेफर करेंगी? देखो ये एक शिफ्ट है ना जो हुआ है, ये इट इज़ अ डिमांड ऑफ द सोशल शिफ्ट दैट हैज़ हैपेंड. हम व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग तुम्हारा होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, टीवी एड्स, है ना, और प्रिंट एड्स, पैम्फलेट्स. तो वो हम लोग सब परिवार देखते थे, लोगों के साथ देखते थे. तो वो बड़े बड़े होते थे, होर्डिंग्स होती थी, वो उस तरीके से मैसेजेस भी बनते थे. हाँ, क्योंकि हमें एक परिवार क्या सोच रहा है उस तरीके से हमें देखना पड़ता था. तो वो एक अलग चीज़ थी उस समय. वो बीते कल की बातें थी और उस हिसाब से ही बनी थी. आजकल क्या हो गया, स्क्रीन तुम्हारे हाथ में आ गया है. हर आदमी अकेला हो गया है. वो अकेला उस चीज़ को देखता है. तो मुझे किसको एड्रेस करना है? परिवार को नहीं, सिर्फ सोनाली को, सिर्फ आयुष को, सिर्फ मोतीलाल को. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेसिफिक तुम्हारे लिए कुछ बनाना है, उसके लिए कुछ बनाना है. तो नेचुरली अप्रोच कर अलग हो जाएगी. तो अगर हमें सक्सेस होना है इस समय, क्योंकि हमारे एरिया दायरा तो बहुत बढ़ गया है पर हमारा देखने की जगह बहुत सिकुड़ गई है. हम अकेले देखते हैं एक ही चीज़, हम 3 कमरों में अलग अलग देखते हैं और एक ही मटेरियल अलग तरीके से अप्रोच करते हैं. तो डिजिटल इट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज हम डायरेक्टली तुमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. बी, इसके पीछे तकनीक इतनी बढ़ गई है कि मुझे आज पता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, बी व्यक्ति क्या चाहता है, सी व्यक्ति क्या चाहता है और उसने कल क्या चाहा था और उसके क्या एस्पिरेशंस हैं. जिंदगी इतनी सिंपल. 2+2 इज़ नॉट इक्वल टू 4. 2+2 समटाइम्स 1 बन जाता है और समटाइम्स 8 बन जाता है. तो उसकी अगर वो 8 बनने की कोशिश में है तो शायद मैं तुम्हें वही दिखाऊंगी कि ये तुम लोगी तो तुम आज दीपिका पादुकोण ही रखोगी. हाँ, और अगर किसी को मुझे कुछ और दिखाना है तो उस स्पेसिफिक
क्राइटेरिया के लिए मेरे को अलग चीज़ों से बातचीत करनी पड़ेगी. थिंग्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज एक खुशहाल परिवार ने हॉर्लिक्स पिया और हेल्दी हो गया. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट. तो मेरा हमेशा ये मानना है कि समय के साथ चलो और करंट के अगेंस्ट जाने में मार्केटिंग नहीं होती है. जैसे मैम आपने बोला कि लाइफ हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, मार्केट भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटेंट है. आप बतौर ब्रांड किस तरह से देखते हैं कि मेरा ब्रांड जो है, मेरी जो चीज़ है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, वो कैसे स्टैंड आउट करे? किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रोवाइज़ करना, क्या चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं हमेशा कि नहीं 5 हैं, मेरा कैसे आगे रहेगा? रियल एस्टेट में चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक चीज़ मायने रखती है, लोकेशन. तो तुम्हारी रियल एस्टेट तो हो गई, एक लोकेशन पे सील हो गई. नो टू रियल एस्टेट्स कैन बी सेम. क्यों रियल एस्टेट दुनिया का सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस है? इसलिए कि ज़मीनें पेड़ों पर नहीं उगती, फैक्ट्रियों पे नहीं बनती. ये लिमिटेड क्वांटिटी हैं जो कि तुम्हारे पास अवेलेबल हैं. तो उस लोकेशन पे जहाँ तुम हो या तुम जिस लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, वो यूनिक लोकेशन होगी. तो तुमको उस यूनिक लोकेशन के अनुसार अपने प्रोजेक्ट का ताना बाना बिनना पड़ेगा. अगर तुमने किसी और सोचा कि न्यूयॉर्क में तो ऐसी बिल्डिंग बन रही थी, मैं यहाँ पर ऐसी बना दूँगी और मैं सक्सेस हो जाऊँगी, नहीं. क्योंकि तुम्हारी लोकेशन न्यूयॉर्क में नहीं, तुम्हारी लोकेशन कहाँ है? नोएडा में है. तो उसका नोएडीकरण करना पड़ेगा ताकि वो लोकल लोगों को समझ में आए और उसके बाद वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे. बिजनेस चाहे जो भी हो, चाहे रियल एस्टेट का हो तो चाहे वो कोई और हो, वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए. तुम्हें सॉल्यूशंस देने चाहिए. क्या वो तुम्हारे को तुम्हारा ट्रैवल टाइम बचाता है? क्या वो उसी जगह पे तुम्हें एक ही छत के नीचे सब कुछ देने की कोशिश करना है? क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि तुम्हारी जेब में अच्छा है और उसके बाद भी वो तुम्हें वैल्यू देता है? तो देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच वी ट्राई टू पुट इन एंड आई एम श्योर एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो डूइंग इट. तो वो फैक्टर्स अगर हम डालें तो सक्सेस अक्सर कदम चूम लेती है. फिर भी सक्सेस की कोई परिभाषा या फॉर्मूला नहीं होता. कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कुछ रह जाता है, सक्सेस नहीं आती. वो थोड़ा मुश्किल है एनालाइज करना, पर 99.9% अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लें तो चीज़ें सुधर जाती हैं. एज अ लीडर अपनी टीम को आप किस तरह से इंस्पायर करती हैं? अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, पर्सनल लाइफ भी है. आप कैसे इंस्पायर करती हैं अपनी टीम को? मैं इंस्पायर कर पाती हूँ, मैं उनसे जुड़ जाती हूँ. मेरी टीम मेरा परिवार है और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही. हम 24 घंटे हैं, उसमें से 8 से 9 घंटे तो हम इस परिवार के साथ गुजारते हैं. जब हम घर जाते हैं ना, नहाते हैं, धोते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं. तो उस परिवार के साथ मैं उतना टाइम नहीं गुजारती जो कि इस परिवार के साथ गुजारती हूँ. तो मेरे को मेरी टीम की छोटी से छोटी ज़रूरतों का भी पता होता है कि आज उसने को ये खाने का मन था या वो था, या उसके घर में बच्चा बीमार है या नहीं है. तो ये ऑटोमेटिक होता है, या मे बी बिकॉज मैं एक माँ हूँ, तो कब मैं मैम से मॉम बन जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता. और इंस्पायर कर पाती हूँ कि नहीं ये तो वो ही जानते होंगे, पर एक बार जो जुड़ गया वो कभी भी टूटता नहीं है. मेरा ये संदेशा होता है कि लीडरशिप वही होती है. देखो, कल्चर परकोलेट्स फ्रॉम टॉप. ये एक पानी के झरने की तरह है जो कि ऊपर से गिरता है. पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. वो कल्चर वैसे ही नीचे जाके ऐसे ही फैलता है. तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लोग जल्दी आएँ, ठीक से ड्रेसअप करके आएँ, तुम्हारे कस्टमर से ठीक से बात करें, हर चीज़ अप टू डेट रखें, तो पहले तुम खुद करो. तुम आओ 11 बजे और सोचो तुम्हारा स्टाफ आए 9:30 बजे, कतई नहीं होगा. यू विल हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट कि मैं भी अपने घर का खाना निपटा के, टिफ़िन बांध के मैं भी यहाँ आई हूँ, तो तुम भी आ सकती हो. जो तो आप खुद ही नहीं कर सकते तो हम दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं. तो फर्स्ट वॉक द टॉक. वट एवर यू आर
expecting from your staff, demonstrate yourself, connect with them. It's very important कि कभी तो आप उनको डांटो तो पहले प्यार करो, correct. फिर सुधारो। सुधारने से कभी हिचकिचाओ नहीं, पर हर बुराई को बहुत सारी अच्छाई के जामा पहना कर पेश करो। सीधे तू ऐसी, तू ऐसी, तू ऐसा, तू ऐसा नहीं। तुममें तो इतने सारे गुण हैं, पर ये भी तो सुधार ले। सो वो उसे चुभेगी भी नहीं और वो काम भी कर लेगा। अच्छा मैम, आपको बहुत टाइम हो गया, आपने अंडर भी काम किया है लोगों के और एज अ लीडर भी काम कर रही हैं। अब मेल बॉस और फीमेल बॉस में कुछ डिफरेंस समझ में आता है आपको कि क्या एनवायरनमेंट में कुछ फ़र्क पड़ता है ऑफिस के? लिंग भेद को मैं नहीं मानती। इंसान होता है, सो बॉस बॉस होता है। वो जेंडर स्पेसिफिक कभी नहीं हो सकता। कई फीमेल बॉसेस भी बड़ी खड़ूस होती हैं और कई मेल बॉसेस भी बहुत खड़ूस होते हैं, और कई फीमेल बॉसेस भी बहुत प्यारी होती हैं और कई मेल बॉसेस भी। सो मैंने कभी किसी को जेंडर के साथ ना जोड़ा है और ना जोड़ूंगी कभी भी। अच्छा, एज अ बिजनेस हेड 5 टिप्स या 5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में, ओह माय गॉड, ईमानदारी का सौदा। ग्राहक को जो प्रॉमिस करा वो डिलीवर करने की कोशिश करें तो रियल एस्टेट की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। दूसरी है कि हम अगर टाइमली डिलीवर कर लें तो वो डेवलपर के लिए भी अच्छा है और कस्टमर के लिए भी अच्छा है। जहाँ हमने ढील देते हैं तो हमारे स्टील सीमेंट सबके भाव बढ़ जाते हैं। जिस रेट में हमने प्रॉमिस करा होता है उस रेट में हम फिर से वो बना नहीं पाते, तो ये एक साइकिल चल पड़ता है, क्योंकि फिर हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। हम कैसे डिलीवर करेंगे? ये तो हमने 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचा और अब 6,000 पर स्क्वायर फीट में मैं तैयार कर पा रही हूँ, तो वो कोई भी रॉकेट साइंस है, ये तुम नहीं कर पाओगे। तीसरा, कस्टमर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई उसकी यहाँ पर है, तो उससे कनेक्ट बनाओ। उसको उसके साथ कभी भी क्या चाह रहा है वो ज़रूरी है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता होगा बताओ? डोंट नो, बहुत कुछ दिमाग। प्रॉमिसेस शुड बी डिलीवर्ड। ओके, दैट इज अ मिथ। कई बार ऐसे सुनने में आता है कि ये बिल्डर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लगे भी हैं इल्ज़ाम, और ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इसलिए शायद में भी। हाँ, तो प्रॉमिसेस हम कर देते हैं बहुत सारी कि, और फिर हम बाद में डिलीवर नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ठप्पा लग जाता है कि ये तो कुछ बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं। सो प्रॉमिसेस, अगर तुमने जो प्रॉमिस करा है, अगर तुमने बोला है कि यहाँ पर मार्बल लगेगा तो प्लीज़ मार्बल ही लगा दो, वहाँ पे मार्बल वाली टाइल मत लगाओ, मेंशन कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी एक इतनी बड़ी गुण है कि सबसे बेईमान इंसान है ना, जब चौकीदार रखेगा ना तो वो ईमानदार चौकीदार रखेगा। राइट। वो खुद बेईमान है। तो इसी कारण हम जब एक बिजनेस में आए हैं, और ये शायद रियल एस्टेट नहीं, हर जगह इसकी ज़रूरत है, तो रियल एस्टेट भी दुनिया से अलग तो नहीं है। इससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी आई थिंक रियल एस्टेट और मूवीज़ और आर्टिस्ट, दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमॉर्टल बनाती हैं। कुतुब मीनार खड़ी है, ताजमहल खड़ा है, अभी भी लोग याद करते हैं। हाँ, जो पुरानी लिखा गया है, शायर जो लिख कर चले गए हैं, जो कहानियाँ लिख कर चले गए हैं, वो अभी भी हम बोलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको इमॉर्टल बनना है तो यही दो रास्ते हैं, जब आप मर के भी जिंदा रहते हैं। फ्यूचर क्या लगता है आपको रियल एस्टेट का, क्या होने वाला है? जब तक इंसान है तब तक रियल एस्टेट अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको तो रहने खाने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। जब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी तो हम मार्स पे जाएंगे, और जब हम मार्स पे थे मंगल पे जाएंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे। पर ये तो ऐसी बिजनेस है जिसका कोई अंत ही नहीं है। राजा महाराजाओं ने कुर्बानियाँ दे दी हैं, तो हम क्या चीज़ हैं जो कि हम अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, वो क्या थी? ज़मीनें थी। तो हम कमा कमा के ज़मीनें खरीदते रहेंगे, फ्लैट बनते रहेंगे, लोग रहते रहेंगे, उनके
मालिकाना हक बदलते रहेंगे, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप देखेंगे एवोल्यूशंस होंगी, क्योंकि टेक्निक अब हमारे पास इतने अच्छी चीज़ें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें कि हम जो पहले होता था ना, एक ही चीज़ें 3 बार लोग बेच देते थे, किसी ने ताजमहल ही बेच डाला था। Yeah. तो हाँ है ना, हाँ खबर। नटवर लाल ने। तो अब वो सब नहीं होगा, क्योंकि अब कोई घर बैठे चेक कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी म्यूटेट हुई है कि नहीं, ये इस पे कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है। तो ये टेक्निकल जो सहूलतें हमें मिली हैं, वो आई थिंक इस बिजनेस को और ब्राइट बनाएंगे। How you want to be remembered? As a mentor, mother, leader, ऑल थ्री। all three. जब आप किसी चीज़ को लीड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट बन जाते हैं, और जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटर करते हैं। क्योंकि कोई भी रोल जब आप जीते हैं तो आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, तभी आप उस रोल के हकदार बनते हैं। तो अगर आप लीडर बने तो ऑटोमेटिकली आप मेंटर भी बन गए और ऑटोमेटिकली आप पेरेंट भी बन गए। सो आई वुड लाइक टू बी ऑल थ्री। आपने मैम बोला promises are to be delivered. कई बार ऐसा होता है प्रॉमिस डिलीवर नहीं हो पाता, कभी आपके साथ ऐसा कोई केस ऐसा हुआ? Fortunately, I was attached to all good developers. So हमने कहानियाँ बहुत अच्छी सुनी हैं, और सीक्रेटली प्रे करा कि थैंक गॉड इट नेवर हैपेंड विद अस। बट देयर वर 2-3 टाइम्स wherein the promises were not delivered. I can empathize with those people. अब होता क्या है, आपने एक घर लिया, घर के अगेंस्ट लोन लिया, वहाँ EMI शुरू हो गई, आप रह रहे हैं किराए पे, घर तो डिलीवर नहीं हुआ। हाँ, अब घर डिलीवर नहीं हुआ, आप किराया भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं, आपकी तनख्वाह इतनी घट गई। तो आई कैन एम्पथाइज विद दोज पीपल। मेरे साथ भी हुआ। तो अल्टीमेटली मैंने औने पौने दाम पे वो प्रॉपर्टी बेची और बाहर निकल के आई। तो ये होता रहता है, और ये हर इंडस्ट्री में होता है, इसमें भी होता है। क्योंकि पर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60% सुधर गई, 40% सुधरनी बाकी है। मैम मैंने आपका लाइफ कोच का पेज देखा था। प्रोफेशनल Oh, फ्रंट did you? पर या प्रोफेशनल फ्रंट पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को? सिंसियरिटी एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल। सामने ना वही नज़र आना चाहिए, घोड़े और कुछ नहीं। सक्सेस तभी आती है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो नहीं आती। वर्सिटैलिटी, अगेन नाउ दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। जब आप काम कर रहे हैं तो काम की तरफ फोकस, पर जब आपके पास कुछ और भी होना चाहिए। मशीन और इंसान में यही फ़र्क है। मशीन एक ही जैसी चीज़ें बहुत बार करती रहेगी और थकेगी नहीं, पर इंसान थक जाता है। इसीलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसीलिए शाहरुख खान को इतने सारे पैसे मिलते हैं। तो हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है, वो ब्रेक ज़रूर लें। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ यही काम करता रहूँगा, अल्टीमेटली आप नीचे आ जाएंगे। तो तीसरी सबसे पहली होनी चाहिए कि खुद को पहचानो कि व्हाट डू आई लाइक टू डू आई लाइक टू टॉक, डू आई लाइक टू सेल, am I good with numbers? Correct. So once you've identified that, focus, break, focus, break, focus. Breaks are important. It can be golf, it can be cricket, it can be movie, it can be anything. But everybody should have a break. You should have something attached to you which is respite to your monotony. अच्छा चलिए अब आपकी बात करती हूँ मैं। Who is your idol? बहुत सारे। बचपन में थी तो एक डॉक्टर दवे होते थे, मैं उनको देखती थी और बोलती थी बस अंकल जैसे बन जाऊँ। थोड़ी बड़ी हुई पापा, अच्छा फिर और बड़ी हुई तो मैंने उसके बारे में देखा था ना, कर्ट के बारे में बताया था आपको। जब मैंने देखा और मैंने देखा कि कई चीज़ें मैंने उनसे सीखी, कि अरे अच्छा वो ना समय का पाबंद। 11 बजे he would give me ऐसे टाइम, 11 and 11:15 your time will be over because I have another meeting. So I'm explaining. आधे में पहुंची 11:15, मेनू your time is over, you can go. But Kurt, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है. I told you should have timed yourself.
सो उससे मैंने पंक्चुअलिटी सीखी, उससे मैंने सीखा कि आपको अपने आप को खांचों में डालना है। वो चाहे कुछ हो जाए, रोज़ लॉन टेनिस खेलता था, चाहे कुछ हो जाए, तो फिर मैंने ना इम्बाइब करना शुरू करा। यू शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज, यू नो स्पॉन्ज कैसे जाता है, सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर निचोड़ के अपने पास रख ले। तो वैसे ही यू शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज। उससे मैंने ऐसे ही बहुत सारे लोगों के समावेश हुआ, एक व्यक्ति विशेष की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हुई कि वैसा ही बन जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, वो भी परफेक्ट नहीं है। तो हंस जैसी चातुरी थोड़ा थोड़ा सबसे। एक हेल्थ टिप जो आप फॉलो करती हैं। वॉट आर यू नो एंड वॉट यू डू, उसमें गैप होता है। अच्छा। मुझे पता है कि फैट नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फिर भी हम पीते हैं। इस गैप को जितना कम करते जाओगे उतनी हेल्थ हो जाएगी। ये कि सुबह उठो नींबू पानी पियो, ये सब कुछ नहीं। तुमको खुद को पता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, पर तुम करते नहीं हो। सो हर इंसान जो जो बहुत हेल्दी इंसान है ना, उसका ये गैप नहीं है। सो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू का कम से कम गैप रखोगे। आपका फिटनेस मंत्रा क्या है? बताया तो, मेरा फिटनेस मंत्रा बदलता रहता है। आजकल तो स्ट्रेचिंग पे हूँ और योगा पे हूँ। कभी था तो स्किपिंग था और बहुत सारे एरोबैटिक्स था, पर एज के साथ बदलता जाता है, क्योंकि अब मैं 60 पार कर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एजिलिटी, आई रिक्वायर टू बी मोर एजाइल, आई रिक्वायर टू बी मोर फ्लेक्सिबल। सो मैं ज़्यादा 1 घंटा योगा पे देती हूँ। आई विल नॉट से योगा, इट्स नॉर्मली स्ट्रेचेस, सो इट कीप्स मी फिट। कोई एक ऐसा गाना जो आप सुनती हो जब भी आप डिमोटिवेट हैं या कभी अकेले हैं, कभी ऐसा लगता है कि ये गाना अच्छा लगता है? ऐसे बहुत से गाने होते हैं। एक गाइड का गाना था, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन पर। गाती हैं आप? हाँ, कभी कभी गाती हूँ। अभी गाएंगी थोड़ा सा हमारे लिए? यार यहाँ तो मुश्किल ना डाल दिया। कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, एंड दिस इज व्हाट यू से। आज फिर मरने का इरादा है। एक ऐसा इंसान जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। हाय, एक ही क्यों? नहीं मतलब उसकी सीख, उसकी बात, उसका कहा जो आप कभी अब नहीं ये भूल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पापा ही हैं वो। सकते। अच्छा। तो पापा से आगे मैंने किसी को देखा ही नहीं। एट लास्ट मैम, एज अ बिजनेस हेड, अगर आप ऑडियंस को या लोगों को कुछ बताना चाहें, व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स द एडवाइस यू विल गिव? योर पीपल, योर विजन एंड योर पीपल, इट शुड रीच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और टीम विल डिलीवर। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।